कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि विपक्ष जो है वो आलोचना ही करेगा, असल में उसकी भूमिका ये है, और जो सत्ता पक्ष है वो यही कहेगा कि उसने जो किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस सब के बीच में जहां सीधे सीधे कारोबार की बात होती है, नफे नुकसान की बात होती है, उसने इसको कैसे देखा? पहले मार्केट गिरा, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, लेकिन जब गिरा और बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया तो कई लोगों ने इसको दो तरीके से एनालाइज किया। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये एनालाइज ये असल में देखना पड़ेगा कि ये क्या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो नाउम्मीद हो रहे हैं, या ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर से विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के इस बार के बजट को थम्स डाउन दिखाने के लिए कहीं कुछ मैनिपुलेशन भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हो? दीपक वाधवा जी, इसमें क्या होता है, क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि कारोबार के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आने वाला है। जैसा पहले था वैसा ही है, और आम आदमी के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है, कोई बढ़ावा नहीं है तो घटावा भी नहीं है। तो इसलिए इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, जैसी ज़िंदगी कल तक चल रही थी वैसे ही लोगों की आज भी चलेगी। कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो साउथ के स्टेट हैं उनमें जो आम नागरिक है, जो लोग फिशरी से संबंधित हैं या जो कोको से संबंधित हैं या जो कोकोनट से संबंधित हैं, उनको ज़रूर कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, जहां हम लोग रहते हैं, वहां मेरे लिए कल भी वही था और आज भी मार्केट से जुड़ी बातें करते हैं। मार्केट क्यों गिर गया इतना आज? मार्केट इसलिए गिर गया क्योंकि एसटीटी जब लग गया है, तो आज मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली और 110 में बेची, तो मुझे 10 रुपये बच रहे थे, तो 10 में से पहले भी मेरे को जो है टैक्सेशन देना पड़ता था। अब वो टैक्सेशन मेरे को और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो पेन पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि पहले मैं एसटीटी जो है 2.5 गुना दूंगा। पहले अगर मैं 1 रुपया अपने पूरे ट्रेडिंग टर्नओवर का 1% दे रहा था, तो अब मैं 2.5% दूंगा, क्योंकि वो 2.5x हो गया। फिर उसके बाद मुझे लेकिन इसके अलावा अक्रॉस द सेक्टर सेल ऑफ दिखा है, इसका क्या रीजन है? क्या सेंटीमेंट बिगड़ गया इस बजट के बाद मार्केट का? इस पर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट को नए भारत का बजट बताया है। सुनिए क्या कह रहे हो। बात करूं कि देश में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ 2014 से 2026-27 में हो गया। ये दिखाता है मोदी सरकार आधारभूत ढांचा बनाने में भी, रोजगार सृजन में भी कितना बड़ा काम करती है। और कर्तव्य भवन से बना पहला ये बजट नए भारत की कार्यपद्धति, कार्य संस्कृति उसका प्रतीक है। और साथ ही साथ जो 3 कर्तव्यों की बात यहाँ पर की गई, उसमें जहाँ एक और निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को बल मिलता है, वहीं दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास के माध्यम से सबको इस बजट का लाभ, सब योजनाओं का लाभ देने की बात करता है। अब सागर जी देखिए, 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ का डेटा दिया जा रहा है, लेकिन अंतर नहीं बता रहे हैं 10 साल का। 10 साल में ये हुआ है। और अगर इतना ही अच्छा है तो फिर मार्केट में अक्रॉस द सेक्टर सेल ऑफ क्यों देख रहे हैं? इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, 7.85 लाख करोड़ का, 15% का इजाफा है। उसके बावजूद डिफेंस सेक्टर में भी हम गिरावट देख रहे हैं। तो आखिर क्यों बिगड़ गया ये सेंटिमेंट? देखिए, हर बजट ना जब आता है, देश में पेश किया जाता है, तो उस वक्त देश में क्या चैलेंजेस और देश की क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। कुछ बजट ऐसे होते हैं जो जिसका इमीडिएट फ़ायदा आपको दिखता है, जैसे लास्ट टाइम का बजट अगर आप देखें, 12 लाख की छूट वगैरह, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, इन सबसे इमीडिएट फ़ायदा लोगों को दिखा। लेकिन अभी का जो बजट पास हुआ है ना, इसमें इमीडिएट फ़ायदा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आम आदमी के मतलब की चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं है। हालांकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जब डिफेंस के बजट बनाने की बात आती है, जब इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, इसका इम्पैक्ट भी आम आदमी पर पड़ता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता, घूम फिर कर लंबे समय में इसका इम्पैक्ट आम आदमी को दिखता है। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है, मुझे ऐसा लगता है कि देश को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी डिफेंस की, इंफ्रा की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें लगाया गया है। और एजुकेशन पर बात हुई सबसे पहले, मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन हाँ, बुरा भी यहाँ पर है। बुरा क्या है? एसटीटी बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं था। एसटीटी एक ऐसा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो सरकार प्रॉफिट पे भी लेती है, लॉस पे भी लेती है, और ये ऑलरेडी बहुत बड़ा टर्नओवर सरकार इससे कर रही थी। तो इसको बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। तो एक तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग, इसको डिस्करेज करने का काम किया है सरकार ने। दूसरी बात ये, मुझे निराशा थोड़ा एआई को लेकर के है। हमने जब सुबह बात किया था तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि डिफेंस पर बजट बढ़ाया जाएगा, हुआ। इंफ्रा पर हो सकता है, वो भी हुआ। मैन्युफैक्चरिंग पर हो सकता है, वो भी हुआ। लेकिन एआई की भी बात रह गई। एआई
में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। वो होना चाहिए था। कब तक हम यूएस के बनाए टूल्स इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन उन पर हमारी डिपेंडेंसी आपने बनती सुना रहेगी। दिलीप चिरियन साहब कह रहे हैं कि एआई वाली क्रिटिकलिटी को भी एड्रेस किया गया है, रेयर अर्थ मिनरल्स को भी एड्रेस किया गया है। मतलब ये फ्यूचर के चैलेंजेस को देखते हुए भी ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन इधर जिन जगहों पर चुनाव, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बारीकी से, बहुत टेसिटली, बगैर कहे, बहुत लाउड हुए बगैर चुनाव की जरूरत को भी सामने रखकर काम किया गया है। और चुनावी राज्य जाहिर है पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं। बजट पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा यह बजट दिशाहीन है, बजट में कुछ भी नया दिखाई दे ही नहीं रहा है, ममता बनर्जी ने कहा। बर्धमान, बीरभूम, मालदा, शिलीगुड़ी, कुचबिहार. Other we have announced 6 economic corridors which will covered throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there and already we will see. ये अब प्रोफेसर दत्ता, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप रिएक्शंस देख रही हैं, खास तौर से ऑपोजिशन के रिएक्शंस जितने अभी आपने देखे होंगे, क्या वो वाकई मेरिट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या ऑपोजिशन है इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप एक्सपर्ट की नजर, क्योंकि आप तो बगैर किसी की पार्टी बने आप इस पे अपना नजरिया देंगी, आपके हिसाब से क्या विपक्ष को कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ विपक्ष का स्टैंड ये होना चाहिए कि क्रिटिकलिटी के नाम पे सिर्फ इसकी आलोचना किया जाए। हालांकि जो ममता बनर्जी कह रही है इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हुआ, देखिए आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। बजट को हम अगर एक फेस्टिवल के तरह लेंगे, एक इवेंट मैनेजमेंट के तरह लेंगे कि सब कुछ, माने ये भी कहना कि 2047 में जाके हम इसके रिजल्ट्स फील करेंगे, वो तो कौन याद रखेगा कि कौन क्या करेगा। एक परसेप्शन भी होती है और उस परसेप्शन में आज की बजट कोई खास कुछ प्रॉमिस नहीं रख रहा है, ना तो कारोबार के ऊपर रख रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रख रहा है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स, अरे भाई बुलेट ट्रेन भी तो आ रहा था, आज हम लोग 5 साल 10 साल बाद पूछते हैं क्या कि उसका क्या हुआ? उसका मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर, हम वो भूल ही जाते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक ना कह के ये कहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारे पास कोई रूम नहीं था, हम इतना ही कर सकते थे, हम सभी वर्ग को एड्रेस करना चाहते थे। और एक बात है, ये जो बार बार कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, आज के ज़माने में जो टैक्स पेइंग क्लास है वो और पुराना मिडिल क्लास नहीं रहा, वो एक्चुअली मिडिल क्लास नहीं है। आप जब देख रहे हैं कि आपके टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण पिनल प्रोविजंस नहीं है, उसका कारण है लोगों की इनकम अर्निंग क्षमता ही चला गया। सिस्टम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे, देयर आर नो जॉब्स इन द सिस्टम। तो उसको आपको मानना पड़ेगा, आपको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी बजट आने से पहले कहा था उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं जो जॉब विदाउट ग्रोथ हो। और क्या जो ये आज फ्यूचरिस्टिक बजट की बात कही जा रही है, क्या नई जॉब्स ये जोड़ेगा, क्या लोगों को रोजगार देगा, क्या नए बच्चों को नौकरियां मिलेंगी? इस पर भी सवाल धीरे धीरे उठेंगे और इस पर भी सरकार की तरफ से जवाब मिलना शुरू होगा।